बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि आपको पता है चैप्टर जो हमारा इस समय चल रहा है वो है लाइंस एंड एंगल्स। और पिछली बार जो एक्सरसाइज हमने समझी थी जिसके पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट वगैरह समझे थे वो एक्सरसाइज हमारी 6.2 थी। तो आज हम 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें दो लाइंस दी गई हैं ए बी और सी डी और एक ट्रांसवर्सल दिया है टी और इन्होंने कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ दी हैं, कुछ एंगल्स इन्होंने एक्स और वाई अननोन दिए हैं, उनकी हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि क्या ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है। तो अब एक बार मैं आपको वापस सारी चीज़ें याद दिला दूँ कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो एंगल्स किए थे वो थे लीनियर पेयर एंगल्स, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है। और जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं और वो इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस में हमने सीखा था कि सेम पोजीशन पे बनने वाले एंगल करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे जो Z जैसी शेप बनाते हुए एंगल होते हैं, लाइंस पैरेलल हो तो वो एंगल इक्वल होते हैं और अगर वो एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। इसी तरह एक तीसरे टाइप के एंगल्स हमने सीखे थे को इंटीरियर एंगल। वो कब बनते हैं? जब C जैसी शेप बनती है तो उसमें एंगल्स का इक्वल नहीं होते बल्कि उनका सम 180 होता है और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सम 180 होगा और अगर सम 180 है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो हम दो एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हमें इन सब को एक साथ काम में लेना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एक्सरसाइज वाली चीज़ें यहाँ काम में नहीं आएंगी, वो भी आएंगी। अब देखते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कैसे काम में आएंगी। तो ध्यान से देखो 50 और x ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। दिख रही है t एक लाइन है, इसके दोनों तरफ एक तरफ जो एंगल्स हैं उसमें से एक 50 है, दूसरा x है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं इसलिए ये लीनियर पेयर एंगल हैं। तो मैं x की वैल्यू लीनियर पेयर से कैलकुलेट करूंगी। तो कैसे लिखूंगी मैं? x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और साथ में इसका रीजन मेंशन किया जाएगा। रीजन है लीनियर पेयर एंगल्स। तो अब जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x की तो वो वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50। x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 130 डिग्री। तो इस तरह हमने x कैलकुलेट किया। अब हम y देखते हैं। तो y जो है y और 130 दोनों स्ट्रेट लाइन में इस तरह से x जैसे शेप में एंगल बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। y इज इक्वल्स टू 130, रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हमें हर चीज़ का साथ में रीजन मेंशन करना ज़रूरी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू जो है वो भी 130 है, y की वैल्यू वो भी 130 है और ध्यान से देखें तो वो z जैसी शेप बना रहे हैं। ये जो x है इसको मैं डार्क करूं और ये जो y है मैं इसको भी डार्क करूं तो ये z जैसी शेप बन रही है। और मैंने बताया था आपको कि z जैसी शेप में अगर एंगल्स इक्वल आ जाते हैं इस शेप को हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अगर यहाँ पे एंगल्स इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब हमारी लाइंस पैरेलल हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगी? एज x इज इक्वल्स टू y और दोनों ही कितने हैं? 130। सो AB इज पैरेलल टू CD। रीजन क्या लिखा जाएगा कि एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादातर चीज़ें फर्स्ट एक्सरसाइज के काम में आ रही हैं। लीनियर पेयर भी हमने फर्स्ट में पढ़े थे और वर्टिकली ऑपोजिट भी हमने उसी में ही पढ़े थे। इसका मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज इसके साथ में इंटरलिंक्ड रहेगी, हमें बार बार उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी काम में आ रही है वो है कि इन्होंने हमें दिया है कि AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है और CD जो है वो EF के पैरेलल है। तो जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको थ्योरम्स बताई थी, प्रॉपर्टीज बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। AB CD के पैरेलल है,
EF भी CD के पैरेलल है, इसलिए AB और EF दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे? सो AB इज पैरेलल टू EF। रीजन क्या लिखा जाएगा? एज इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन then they are parallel to each other, then they are parallel to each other। तो इस तरह से हमें चीज़ों के साथ में उनके रीज़न भी मेंशन करने चाहिए। अब जैसे ही हमें पता चला कि AB और EF लाइंस पैरेलल हैं, तो फिर से ध्यान से देखिए, एक Z जैसी शेप बन रही है, उसमें X और Z के बीच में ये वाला जो एंगल है X और ये वाला जो एंगल है Z, ये देखो Z जैसी शेप बना रहे हैं, यानी ये फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ? X इज इक्वल्स टू Z, रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 कि अब हमें पता है कि X और Z सेम है। अब हम आते हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वो ये दी कि Y और Z 3:7 में है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि y जो है उसको हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं 3a से, a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो 3a हो गया। तो फिर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7a। अब क्योंकि हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू z है, तो हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 7a फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कह रही है कि x और z इक्वल हैं, x की वैल्यू हमारे पास हो गई 7a। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारे पास y 3a है और x 7a है। अब जरा ध्यान से देखो, x और y में क्या रिलेशन है? तो ये जो दोनों एंगल हैं ये C जैसी शेप बना रहे हैं, और C जैसी शेप में जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। रीजन लिखा जाएगा दे आर को इंटीरियर एंगल्स। कौन सी पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल्स हैं ये? तो x जो है वो AB से आ रहा है और y जो है वो CD से आ रहा है। तो क्योंकि AB और CD उन्होंने हमें पैरेलल दी हैं, इसलिए इन को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो गया है। अब मैं x और y की जगह ये वैल्यूज जो मैंने a में अज्यूम की हैं ये यहाँ रिप्लेस करती हूँ। तो 7a प्लस 3a इज इक्वल्स टू 180, यानी कि 10a इज इक्वल्स टू 180, यानी कि a इज इक्वल्स टू 180 बाय 10। तो ये हो गया हमारे पास 18 डिग्री का। और क्योंकि हमें उन्होंने कौन कौन से एंगल्स पूछे हैं, उन्होंने हमसे x पूछा है, तो x जो है वो 7a है, तो मैं 7 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। तो इस तरह से हमसे उन्होंने खाली x पूछा था, लेकिन हम x, y और z तीनों एंगल यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये तीनों, बल्कि अगर यहाँ पे और भी एंगल्स हमसे पूछे जाते तो हम वो भी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते थे, पर अभी फिलहाल हम वही करेंगे जो हमसे पूछा है। तो x इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो इस तरह से फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। उन्होंने कहा कि AB और CD ये दो पैरेलल लाइंस हैं। AB इज पैरेलल टू CD, और एक एंगल उन्होंने दिया है एंगल GED। मैं इसी फिगर में मार्क कर देती हूँ, एंगल GED। ये वाला एंगल है हमारा एंगल GED, और ये कितने डिग्री का है? 126 डिग्री का। अब उन्होंने हमसे 3 एंगल्स फाइंड आउट करने को कहा है, तो हम इन एंगल्स को एक बार मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 नेमिंग इनकी कर देते हैं और इन्हें मार्क कर लेते हैं, तो हमें समझने में आसानी रहेगी। AGE यानी हमें ये वाला एंगल पूछा गया है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया 1। दूसरा एंगल जो उन्होंने हमसे पूछा है वो है GEF, यानी कि ये वाला एंगल है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया 2। और तीसरा उन्होंने पूछा है FGE, यानी ये वाला एंगल, तो मैंने इसको मार्क कर दिया 3। तो इस तरह हमसे 1 2 और 3 एंगल्स पूछे हैं। पता लगाते हैं ये एंगल्स क्या हैं। और जैसा कि पता है कि कितनी इंफॉर्मेशन दी गई है, 2। एक तो GED 126 है, और ध्यान से देखिए F इज परपेंडिकुलर टू ED, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। ये भी हमें इस फिगर से पता चल रहा है।
तो अब हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एंगल 1 की बात करते हैं, और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा है, तो ये जो इस तरीके का शेप बनता है, ये Z जैसा शेप, इसके एंगल्स को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। पैरेलल लाइन की सिचुएशन में ये एंगल्स इक्वल होते हैं। बिल्कुल वही सेम सिचुएशन यहाँ भी बन रही है। ये जो एंगल हमसे पूछा है एंगल 1, और ये जो एंगल हमें दिया हुआ है एंगल GED, ये दोनों मिलके Z शेप बना रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल GED। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस वजह से, क्योंकि जो GED है वो 126 डिग्री है, इसलिए एंगल 1 भी 126 का हो गया। इसका मतलब एंगल AGE हमारे पास कितने डिग्री का आ गया? 126 डिग्री का। तो ये एंगल 1 हमारे पास 126 डिग्री का है। अब बात करते हैं 2 की। तो देखो, ये पूरा एंगल उन्होंने 126 डिग्री का दिया है और ये एंगल उन्होंने 90 मार्क किया है, और एंगल 2 जो है वो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस है। तो एंगल 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल GED माइनस एंगल FED। GED जो कि 126 डिग्री का है और ये है हमारा 90 डिग्री का। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। तो इस तरह हमें दो एंगल्स मिल गए बहुत ही आसानी से। बस हमें फिगर में जो मैंने अल्फ़ाबेट्स वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर वो क्लियर हो गया तो हमें बहुत जल्दी अपने एंगल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से एंगल 2 जो है वो 36 डिग्री का हो गया। और 1 और 3 इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये हम स्ट्रेट लाइन वाले रिलेशन फर्स्ट एक्सरसाइज में कर ही चुके हैं। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल हैं, इसलिए दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं। तो क्या कहेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन है इसका लीनियर पेयर एंगल। तो इसमें से हमें एंगल 1 पता ही है, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 126 डिग्री का। तो 126 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126। तो जब मैं इसे माइनस करूंगी 4 5 54, यानी एंगल 3 जो है वो हमें मिल गया 54 डिग्री का। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने तीनों एंगल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे फिगर में इस तरह की शेप हो, किस तरह की शेप है? जैसे एल्बो की शेप होती है, इस तरह की शेप जब भी हो, हमें ये जो एल्बो वाला पॉइंट है यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, किसी के भी पैरेलल, दोनों में से किसी के भी पैरेलल। मान लो मैंने इसको PQ के पैरेलल ड्रॉ किया, मैंने एक रे ड्रॉ की RX विच इज़ पैरेलल टू PQ। अब क्योंकि ये मैंने अपने आप की है तो मुझे ये कंस्ट्रक्शन में मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम? ड्रॉ अ रे RX through R parallel to PQ। तो इस तरह ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल हो गई हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगी? PQ और ST, ये उन्होंने हमें पहले से पैरेलल दिया है। PQ इज पैरेलल टू ST, ये गिवन था, और RX इज पैरेलल टू PQ, ये हमने किया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो क्या पता चला? सो RX इज ऑल्सो पैरेलल टू ST, और यहाँ पे हम वो पूरा रीजन मेंशन करेंगे कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। अब हम आते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले PQ और RX पैरेलल हैं और ये Z जैसी शेप बन रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि एंगल QRX जो है वो एंगल PQR के इक्वल है।
तो एंगल क्यू आर एक्स जो है वो 110 डिग्री का हो गया, यानी ये वाला जो एंगल है हमारा ये 110 डिग्री का एंगल हो गया है। इनका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसके बाद जो ये दूसरी पैरेलल लाइन है एस टी और आर एक्स, इसमें ये जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल्स सी जैसी शेप फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। को इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन आपको पता है, उनका सम 180 होता है। तो इन दोनों में हम को इंटीरियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे कि एंगल एज एस टी इज पैरेलल टू आर एक्स, सो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम इसकी हेल्प से इसमें वैल्यू डालेंगे 130 डिग्री, 130 प्लस एस आर एक्स इज इक्वल्स टू 180। सो हमारे पास एस आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो अब क्या पता चला हमें कि ये वाला एंगल हमारा 110 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है ये हमारा 50 डिग्री का है। और जो हमसे पूछा है वो इन दोनों एंगल्स के बीच का एंगल है, यानी इनका डिफरेंस है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं एंगल, क्यू आर एस जो है वो निकालने के लिए मुझे क्यू आर एक्स में से एंगल टी एस आर एक्स को माइनस करना है, एस आर एक्स, यानी एक एंगल क्यू आर एक्स जो हमारे पास 110 डिग्री का है और एस आर एक्स जो हमने अभी अभी 50 डिग्री का निकाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो इस तरह से हम कंटिन्यूसली वही चीज़ें काम में ले रहे हैं जो हम दो एक्सरसाइज से कर रहे हैं। इनकी हेल्प से ही हमें आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, जैसे क्वेश्चंस हम अभी कर रहे थे ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल उन्हीं की तरह ही है, बस हमें अपने एंगल्स को पहचानना है। तो ध्यान से देखो, x और y दो एंगल्स हमसे मांगे गए हैं। x जो है वो 50 डिग्री के साथ में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। कैसे पता, क्योंकि उन्होंने AB और CD ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी हैं। AB इज पैरेलल टू CD, तो एंगल APQ और एंगल PQR ये दोनों ही एंगल Z शेप फॉर्म कर रहे हैं, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज AB इज पैरेलल टू CD, सो एंगल X इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से हम X फाइंड आउट करेंगे। अब जो Y फाइंड आउट करना है उसके लिए तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की होती है वो अप्लाई कर सकती हूँ। वो कैसे, कि ट्राइंगल के जो दो इंटीरियर एंगल हैं X और Y, उनका सम एक्सटीरियर एंगल 127 डिग्री के इक्वल हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127। x की वैल्यू हमें पता है, उसको ले जा करके हम उधर माइनस कर देंगे। दूसरा तरीका है कि जैसे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे थे, ऐसे ही एंगल APR यानी कि 50 प्लस वाई और एंगल PRD यानी 127, ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका कि अगर मैं 127 डिग्री से चाहूँ तो पहले ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूँ, ये C बन रहा है को इंटीरियर, और उसके बाद 50 प्लस वाई और इन तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो हमारे पास y कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं जो कर रही हूँ वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से मैं वही करने वाली हूँ, एंगल APR यानी कि ये पूरा एंगल, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल, दिस इज इक्वल्स टू एंगल PRD। रीज़न वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे जो APR है वो 50 और y का सम है, और जो PRD है वो हमें 127 डिग्री दिया ही गया है। तो अब मैं y कैलकुलेट करने के लिए 127 में से 50 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम x और y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जिनमें हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी।
अब हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जिनमें हमें वैल्यूज़ तो कुछ भी नहीं कैलकुलेट करनी, पर हमें प्रूविंग करनी है, प्रूव करनी है चीज़ें। जैसे कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पे PQ और RS ये दोनों प्लेन मिरर्स हैं, तो यहाँ मिरर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे। कहा क्या गया है कि एक रे यहाँ से ड्रॉप की गई है PQ पे, लाइट की एक रे जो है वो A से B पे गई, B पे जैसे ही मिरर पे पड़ी वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई और RS जो मिरर है उस पर C पॉइंट पे आई, और जैसे ही C पे आई वहाँ फिर से मिरर था तो वहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चली गई CD। तो ये जो AB जो एंटर हुई थी और जो CD लाइट बाहर गई, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए पहले मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन है? मुझे नॉर्मल्स ड्रॉ करने हैं। B पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, मान लेते हैं BM, और C पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है CN। तो क्या लिखूंगी मैं? ड्रॉ BM। नॉर्मल का मतलब होता है वो लाइन जो मिरर पे परपेंडिकुलर है, तो जो BM है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, और जो NC है वो परपेंडिकुलर है RS पे। तो हमने ये दो नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए। नॉर्मल्स में मिरर की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। मिरर की प्रॉपर्टी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि जब भी लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन एंगल्स की नंबरिंग कर रही हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है। तो सबसे पहले बात हमें क्या पता चली इसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से 1 जो है वो 2 के इक्वल है और जो 3 है वो 4 के इक्वल है। रीज़न है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रही, पर आपको लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हमें यहाँ इसका रीज़न मेंशन करना है। इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जो लाइन उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हैं वो भी आपस में पैरेलल होती हैं। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, जैसे ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एक दूसरी लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और क्योंकि ये दोनों, ये पहले से ही 90 है और हमने इसको भी 90 कर दिया, इसका मतलब ये वाली लाइन इस लाइन पे भी पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइन पे जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए जाते हैं वो पैरेलल होते हैं। इस वजह से ये जो MB और NC हैं ये दोनों भी पैरेलल हैं। क्या लिखेंगे? BM या MB इज पैरेलल टू NC। रीजन है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये इसका रीजन हो गया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल क्यों हैं। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर से ये जो एंगल 2 है और एंगल 3 है ये Z जैसी शेप फॉर्म कर रहे हैं, यानी एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इन एंगल्स के इक्वल होते ही अब हम क्या करेंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया ट्वाइस ऑफ 2, ये ट्वाइस ऑफ 3। क्यों किया वो मैं अभी बताती हूँ, लेकिन हमें इनको डबल करना है। और ये हमने पढ़ा है कि अगर दो चीज़ें सेम है तो उनके डबल्स भी कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं। तो ट्वाइस ऑफ 2 और ट्वाइस ऑफ 3 इक्वल हो गए। ट्वाइस ऑफ 2 और ट्वाइस ऑफ 3 को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है 2 + 2 3 + 3। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं ये प्रॉपर्टीज यूज करने जा रही हूँ। 2 जो है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे एक 2 को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, और 3 जो है वो 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे एक जो 3 है उसे मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, एक जगह आ गया 1 + 2 ये पूरा एंगल। अब ये 1 और 2 मिलके जो एंगल फॉर्म कर रहा है
वो है एंगल ABC। और इसी तरह ये 3 और 4 मिलके जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो है एंगल BCD। अब ये दोनों ऑल्टरनेट पोजीशन के एंगल्स थे, इनके इक्वल करते ही हमारी लाइंस पैरेलल हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस विल बी पैरेलल। ऑल्टरनेट पोजीशन के ये दो एंगल इक्वल होते ही हम क्या कहेंगे, सो AB इज पैरेलल टू CD। और रीजन में क्या लिखा जाएगा, एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो लाइंस विल बी पैरेलल। तो इस तरह हमें AB और CD को यहाँ पे पैरेलल प्रूव करना था। तो ये है हमारी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज तो हो गई, लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रूविंग का, जो ना हमने लास्ट वीडियो में किया था ना हमने अभी तक किया है। तो वो हमें ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और उसके जैसे कुछ और क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं। तो एक बार एक्सरसाइज एंड करने से पहले हम वो एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल है तो एक, लेकिन यही एग्जाम्पल 4 तरह के क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये दो लाइन है PQ और RS, जो कि हमें पैरेलल करनी है। प्रूव दैट 2 लाइन्स आर पैरेलल। यही दोनों लाइन हमें पैरेलल करनी है, और ये एक ट्रांसवर्सल है ABCD। इस ट्रांसवर्सल में ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक है एंगल ABQ, दूसरा है BCS। और इनके जो बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं, यानी जो इन एंगल्स को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन है, वो दोनों लाइन हमें पैरेलल गिवन है। तो यहाँ हमें जो चीज़ गिवन है वो है कि BE और CF पैरेलल हैं, और हमें PQ और RS को पैरेलल करना है। तो अगर मैं इसमें गिवन लिखूंगी तो मुझे गिवन में लिखना है एक तो कि BE जो है वो CF के पैरेलल है, और उसके अलावा ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ और यहाँ ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों भी इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हमें ये लिखना है कि BE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ एंड CF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। ये सब कुछ हमें गिवन है, और जो हमें प्रूव करना है वो है कि हमें PQ और RS पैरेलल प्रूव करनी है। लेकिन साइड्स कैसे पैरेलल प्रूव होती हैं, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करके या ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करके। तो यहाँ जो एंगल हमें इक्वल करने हैं वो करस्पॉन्डिंग है, यानी एक्चुअली ये रिजल्ट लाने के लिए मुझे एंगल ABQ को एंगल BCS के इक्वल करना है। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें साथ में डिसाइड करना होता है कि ये चीज़ लाने के लिए हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए, जिससे हमें साथ में पता चलता रहे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है क्वेश्चन में। तो ये है हमारा गिवन और टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ है नहीं, तो हम सीधे प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें पता है वो ये कि ये लाइन जो है ये बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर जो है वो हमें कई सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि एक है कि एंगल ABE और एंगल EBQ इक्वल हैं। दूसरी है कि एंगल ABE जो है वो ABQ का हाफ है, हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं। एंगल BEQ जो है वो भी ABQ का हाफ है, पर हमें वो लिखना है जो हमारे काम में आएगा। तो इसलिए मैं इसको कैसे लिखने वाली हूँ कि क्योंकि ये मुझे BE बाइसेक्टर दिया है, एज BE इज बाइसेक्टर, तो हम इसे कैसे काम में लेने वाले हैं कि एंगल ABE चाहिए मुझे। तो वो एंगल ABE जो है वो क्या कहलाएगा, हाफ ऑफ एंगल, ये जो पूरा एंगल है ABQ का। तो हमें इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को काम में लेना है। और बिल्कुल इसी तरह CF वाली भी, कि CF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या बनेगी कि एंगल BCF जो है, BCF एंगल जो है हमारा, वो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ एंगल BCS। तो इस तरह से ये दो इंफॉर्मेशन हमने काम में ली बाइसेक्टर्स वाली। क्या है, ABE जो है वो हाफ ऑफ ABQ है, और BCF जो है वो हाफ ऑफ BCS है। अब ये तो हमें पता है। हमें जो चीज़ और पता है वो ये कि BE और CF लाइंस पैरेलल हैं। तो अब उसको कैसे काम में लेंगे, BE इज पैरेलल टू CF, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। ये लाइन दोनों जो पैरेलल हैं, ये जो ABCD है ये इन दोनों लाइंस का भी ट्रांसवर्सल है। इसलिए
एफ जैसी शेप जो इसमें फॉर्म हो रही है वो इस तरफ हो रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। रीजन लिखा जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और अगर ये एंगल्स इक्वल हैं ए बी ई और बी सी एफ, तो इनकी वैल्यूज हम ऑलरेडी इन दो इक्वेशन से निकाल चुके हैं, तो इनको हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। ए बी ई की जगह आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू और बी सी एफ की जगह आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी सी एस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। और जैसे ही हमारे पास ये रिजल्ट आया, अब मैं चाहूँ तो क्योंकि दोनों तरफ हाफ दिख रहा है तो हाफ से हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बच जाएगा ए बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी एस। और ये दोनों एंगल जो हैं, जैसे कि हमें पता था कि इनको पैरेलल करने के लिए तो हमें यही एंगल इक्वल करने हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। उसका रीज़न है एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया कि हमारी पी क्यू और आर एस कैसे पैरेलल हो सकती हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे 4 क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे, वो कैसे, तो एक है इसका बिल्कुल रिवर्स। एक बार तुम्हें ये दिया जाएगा कि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, तो प्रूव करो कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं बी ई और सी एफ ये भी पैरेलल होंगे। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अब की बार पी क्यू और आर एस पैरेलल दिए हैं, तो हम शुरुआत ही कहाँ से करेंगे, पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, हम दोनों को अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाफ ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी एस बन जाएंगे। हाफ ऑफ ए बी क्यू ए बी ई होता है, हाफ ऑफ बी सी एस बी सी एफ होता है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। और इनके इक्वल होते ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, यानी ये पूरा प्रोसेस रिवर्स में चला जाएगा। और इसी पे ही 2 क्वेश्चंस वो बनेंगे जब हमें ये करस्पॉन्डिंग ना दे करके ऑल्टरनेट एंगल्स पे दिए जाएं। ये 2 लाइन और ये जो बाइसेक्टर्स हैं, या तो ये पैरेलल दिए जाएंगे और ये लाइंस पैरेलल करनी होगी, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस रहेगा, या फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल दी जाएंगी और हमें इन दोनों लाइंस को पैरेलल करना होगा। सब कुछ एज इट इज़ चलेगा, सिर्फ करस्पॉन्डिंग की जगह वहाँ हम कौन से एंगल्स काम में लेने वाले हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से हमारी पैरेलल लाइन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैं बार बार कहती हूँ, हमें कोई भी चीज़ तभी आती है जब हम उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आपको इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।